हर इतिहास में अपने जवानों को आगे बढ़ाया है। सैनिकों ने अपनी सफलताओं का सिलसिला शुरू किया, दुश्मन के पैर उखड़ने शुरू हुए, लेकिन जो ऊंची ऊंची चोटियां थीं उनके ऊपर दुश्मन अभी भी मौजूद था। तो नीचे वाली चोटियों के ऊपर जो हमने सफलता प्राप्त कर ली थी, वो सफलता भी असफलता में तब्दील होती जा रही थी, क्योंकि दुश्मन जो ऊपर बैठा था वो नीचे वाली चोटियों के ऊपर भारी तादाद में बम्बारमेंट करने लगा, तो हमारी कैजुअल्टी ज़्यादा होने लगी। तो दोबारा से प्लान बना कि जो पहले ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर कब्जा किया जाए। जो हमारी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर साहब, उन्होंने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत एक घातक प्लाटून, जो एज ए कमांडो प्लाटून, इस हिसाब से वो प्लाटून थी, उसमें बिल्कुल यंगेस्ट जवान जो फिजिकल फिटनेस और मेंटली स्ट्रांग थे, तो उनको चुना गया। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझा कि मुझे भी जो है उस टुकड़ी के अंदर चुना गया और मुझे उस टुकड़ी में काम करने का मौका मिला। मैंने अपने जवानों के साथ में उस काम को करने की ट्रेनिंग प्राप्त करी। 4-5 दिन का हमें रिहर्सल का टास्क मिला और आखिरकार 2 जुलाई को हमें चढ़ने का दिन मुकर्रर कर दिया गया। पहाड़ी की ऊंचाई 16,500 फीट ऊंची, जो कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी। वहाँ पर -20 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो, जहाँ पर जीवन यापन करना भी दुर्लभ हो, वहाँ पर हिंदुस्तान के इन सैनिकों ने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के मौत की परवाह न किए हुए उन दुर्गम पहाड़ियों में बर्फीले तूफानों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। 2 रात और 1 दिन की इस कठिन चढ़ाई के बाद तीसरी रात की सुबह छोटा सा रास्ता, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रस्सियों के सहारे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो ये तो पता नहीं चल रहा था अंधेरे में कि यहां पर दुश्मन हो सकता है। तो ऊपर जब पत्थर तो फिसलने लाजमी थे, पत्थरों की आहट से दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है। उन्होंने दोनों तरफ से फायरिंग कर दिया हमारे ऊपर। तो केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए, बाकी सारे जवान नीचे रह गए। और फिर उस रास्ते पर इतना जबरदस्त बम्बारमेंट किया कि नीचे वाले साथियों को चढ़ने ही नहीं दिया। जब हम 7 जवान ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल प्लेन इलाका और सामने दुश्मन के 4 बैंकर। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उनमें बैठे तमाम पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वो ऐसी स्थिति में हम आगे थे कि हम एक कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तब भी हेड शूट हो रहा था, और एक कदम हम पीछे हटाते हैं तब भी हेड शूट था। यह तो निश्चित था कि मौत तो आनी है, मरना तो आज है, लेकिन मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतारना है। यही एक दृढ़ संकल्प हमने किया। हम दौड़ करके आगे बढ़े, उनके दुश्मनों के शव को वहां से निकाल करके फेंका, उनके मोर्चों से हमने फायरिंग शुरू किया। 4-5 घंटे हमें वहां से फायरिंग करते हुए होगी। हमने फायरिंग बंद कर दिया बीच में, 2-3 घंटे हमने फायर नहीं किया। ऊपर टॉप पर बैठा हुआ दुश्मन मात्र 50 मीटर ऊपर था। उन्होंने सोचा कि यहां पर जो हिंदुस्तान की टुकड़ी थी वो शायद खत्म हो गई है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई फायर नहीं हो रहा। तो उन्होंने दिन के तकरीबन 11, साढ़े 11 के आसपास का टाइम हुआ होगा, 10-12 जवानों की एक टुकड़ी भेजी कि जाकर के पता करो कि वहां पर कितने बंदे हैं और कितने जिंदे हैं। जब वो बिल्कुल नजदीक हमारे आए तब हमने उनके ऊपर फायर खोला, और इतनी भारी तादाद में खोला कि उनमें से 1-2 बचा होगा, बाकी सारे के सारे मारे गए। लेकिन जो 1-2 बचा था उसने हमारा लोकेशन और पोजीशन दोनों देख ली। उन्होंने ऊपर जाकर के अपने अधिकारी, जो अपने उनके कमांडर थे, उनको बताया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 जवान ही हो सकते हैं। तभी
विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर 30 से 35 पाकिस्तानी जवानों ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि हमें सर नहीं उठाने दिया। 1 घंटे तक भारी तादाद में गोलाबारी, कभी ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, कभी ग्रेनेड फेंक रहे हैं। वो धीरे 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 नजदीक आते गए, और जब बिल्कुल नजदीक आए तब तक हमने उनके ऊपर फायर नहीं खोला, अपनी लोकेशन पोजीशन जाहिर नहीं होने दी। लेकिन उनको जब और नजदीक आए तो उनको हमारी एक लाइट मशीन गन LMG वो उनको दिखाई देगी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक अपना हथगोला फेंका, तो उसकी जो बैरल थी वो भी डैमेज होगी। उसको चलाने वाले जो जवान थे उनको पत्थर लगे। तो हमारे साथ में एक कमांडर था हवलदार मदन, जो आज इस दुनिया में नहीं, उस सूरवीर योद्धा ने हमें वहां पर लड़ाई के उस टाइम में, उस परिस्थिति के अंदर वो गुण सिखाए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम लड़ते रहो और अंत में जीत हमारी होगी। लेकिन वो बैरल खत्म होगी। उस LMG के जस्ट बगल में मैं बैठा हुआ था, मुझे आदेश दिया कि इस LMG को उठा करके मेरी तरफ फेंक दे। तो मैंने LMG को उठा करके जैसे ही अपने उस प्लेटून हवलदार की तरफ फेंका तो मेरी नजरें ऊपर की तरफ गई। 6-7 बंदे ऊपर ही खड़े थे जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे थे। मैंने तुरंत वो इन्फॉर्मेशन अपने उस कमांडर को दिया। मैं कहा सर बिल्कुल ये तो नजदीक आ गए। बोला कहाँ पर है? बोला सर जिन पत्थरों से फायर कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर खड़े हुए थे। तो तभी एक दूसरा जवान जिसके ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहा था, तो उसकी हेल्प के लिए मुझे भेजा गया कि आप यहाँ से उठ करके दूसरी तरफ चले जाएं। तभी एक ग्रेनेड ऊपर से आया और एक मेरा नाम राशि जो मेरे पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा। उसका ये उंगली कट गया। इस उंगली को कटते ही वो एकदम से चिल्लाया, बोला मेरा हाथ कट गया है। मैं उसको आश्वासन दिया, मैं कहा सर हाथ का हाथ नहीं बल्कि आपकी उंगली कटी है। और फिर अपनी फिल पट्टी निकाली, उसको फर्स्ट एड किया और उस जवान को बोला कि आप दाएं बाएं से नीचे की तरफ चले जाएं ताकि दूसरी टुकड़ी नीचे से आ जाए या नीचे से अमनेशन हमारे ऊपर हमारे पास पहुंच जाए। दोस्तों उस समय उसने बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मरना भी तुम्हारे साथ है, जीना भी तुम्हारे साथ है। ये मैंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन इतनी छोटी सी अवस्था के अंदर मैंने अपने साथियों में, अपनी उस संस्था के अंदर देखा कि एक न उसकी जात का पता है, न उसके धर्म का पता है, न वो अपना पूरब का मानता है, न पश्चिम का मानता है, और वो तो सिर्फ एक हिंदुस्तान को ही मानता है। और उसने मुझे बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अनुभव लगा कि देखो हमारे लिए मरने के लिए तैयार है, जबकि हम बोल रहे नीचे चले जाएं। बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो बैठ करके वहां पर अमनेशन भरते रहे। हमारे उनके आवाज सुन करके हमारे अंदर जो डूबती हुई, जो हमारे अंदर हताशा छा रही थी, उसमें भी थोड़ा सा जोश भरा, एनर्जी आई हमारे अंदर। हमें लगा कि हम और बढ़ करके हम आगे लड़ेंगे। तभी जब मैं दूसरे तरफ अपने साथी के पास जा रहा था तो उन्होंने दूसरा ग्रेनेड, मेरे मूवमेंट उन्होंने देख लिया, तो ग्रेनेड एक टुकड़ा मेरे घुटने के नीचे लगा। तो क्योंकि जब तक मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, दर्द का आभास नहीं था कि दर्द कैसा होता है। जब घुटने के नीचे टुकड़ा लगा तो मैं खड़ा की खड़ा नीचे से गिर गया। तो मुझे भी आभास हुआ कि मेरा घुटने से पैर कट गया है, लेकिन तुरंत दिल में आया देख तो ले, कटा ही नहीं। मैंने यहाँ से हाथ मार करके देखा तो खून निकल रहा है। मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा, तभी एक ग्रेनेड दोबारा ठीक सामने आकर के गिरा और उसका एक टुकड़ा आकर के यहाँ पर लगा, पूरा ये चेहरा काट दिया मुझे। इस चेहरे को कटने से मुझे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। काफी देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी, आंखें नहीं खुली। जब आंखें खुली तो मेरा एक साथी मेरे सामने मुझे बैठा मिला। तो उनका पाकिस्तानियों का वहां पर एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे काफी देर तक खून को साफ करता रहा। नाक से खून की धार बह रही थी। तो मैं अपने उस साथी को बोला कि आप मेरे यहाँ पे फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने साहब अपनी फर्स्ट एड की ऐसे फील्ड पट्टी को निकाला और ऐसे पिन्नी फाड़ने लगे, तभी यहाँ पर आकर के उनको गोली लगी
और वो पीछे की तरफ ऐसे लेटते हुए चले गए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे बोला सर क्या हुआ, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। एक मेरी बगल में बैठा हुआ दूसरा जवान जिन्होंने हमने ट्रेनिंग भी एक साथ किया, उसको मैं बताया कि यार हमारे जो सीनियर था, मगर इसको तो गोली लगी। उसने भी सिर्फ क्या शब्द बोला और उसको आकर के सीने में ऐसे ब्रस्ट लगा, वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तभी मैंने अभी ये सूचना अपने साथी, अपने जो कमांडर था दूसरे बैंकर के पास, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे पास में जो दोनों जवान शहीद हो गए। दोस्तों बस यही शब्द मैं उस समय बोल पाया। तभी ऊपर से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए दुश्मन हमारे ऊपर टूट पड़ा और हमें ऐसे आकर के घेर लिया। और वो एक ऐसा मंजर, ऐसा नजारा जो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। एक पल पहले मैं अपने साथियों के साथ बात कर रहा था और अगले ही पल में अकेला रह गया। काफ़ी देर तक मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मैं क्या करूं। दुश्मन को लगा कि तमाम जो हिंदुस्तान के सैनिक हैं सब के सब मारे जा चुके हैं। उनके कमांडर ने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जीवित तो नहीं है। तो तभी उन्होंने जब आए आकर के रीचेक करने लगे तो मैं इस तरह से लेटा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर और नीचे यहाँ पे बहुत गहरा घाव था। थोड़ी सी बेहोशी हो रही थी, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं या उनको सुन ना सकूं। सुन सकता था, देख सकता था। तो मैं देख रहा था कि जब मेरे सामने वाले जवान के जब डेड बॉडी में उसने जब गोलियां मारी, उसके सीने के अंदर डेड बॉडी ऐसे उछल रही थी। फिर उसने मेरे बगल वाले को मारा तो उसकी भी डेड बॉडी ऐसे उछली। तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, आगे आधी आंखें मेरी बंद थी, आधी खुली थी। तो उसने आकर के जब इसमें ब्रस्ट मारा, इसमें हाथ में, तो मैं देख रहा कि इसमें धुआं निकल रहा है, लेकिन उस समय कोई दर्द ही नहीं हुआ। फिर उसने आकर के मेरे पैर में मारा, जांघ में मारा, ये मार करके वो चला गया। तब एक दृढ़ संकल्प किया कि मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए। अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं जिंदा रहूंगा और मैं आ तक भी नहीं करूंगा। तो दोस्तों अगर इंसान अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो तभी उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जीवित नहीं। फिर काफी देर तक उन्होंने गालियां दी। तो रात को नीचे हम 500 मीटर नीचे से चले थे रात को अटैक के लिए। तो वहां पर एक हमारा मीडियम मशीन गन लगा हुआ था। उसको बर्बाद करने के लिए उनके कमांडर ने जब मैसेज पास किया तो वो आवाज मेरे कानों तक गई। तो तब मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। तब मैंने उस परमपिता परमेश्वर को याद किया और उसको बोला, बस यही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा दूं ताकि वो जीवित रह जाए। दोस्तों अगर निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। मैं चुपचाप पड़ा रहा। काफी देर के बाद में उन्होंने बोला कि इनके सालों के वेपन उठा लो। तो उनका एक जवान दोबारा से गोलियां मार रहा है और दूसरा वेपन उठा रहा था। उसने उसी प्रकार से आकर के हमारे गोलियां मारी और उसने जब लास्ट बुलेट मेरे सीने की तरफ चलाया तब मुझे लगा यार अब नहीं बचेगा। यहां पर पर्स रखा हुआ था, पर्स में गिलट के 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे और 1-2 500 का नोट था। जब उसने जब गोली चलाई तो वो सिक्कों पे लगी तो मुझे आभास हुआ कि मैं मर गया। इतना जोर से धक्का लगा, वो गोली मार करके चला गया। दूसरा जवान आया, उसने मेरा वेपन उठाया और वापस मुड़ा। तब मेरी आंखें खुली, मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। मेरे पास में एक हथगोला था, हैंड ग्रेनेड, मैंने उसको निकाला, धीरे से पिन निकाली और जो वो हथियार लेकर के वापस जा रहा था उसके ऊपर फेंक दिया। तो उसके जो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था पीछे, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिर गया। तो उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई हरकत थी नहीं, सारे मरे हुए मान लिए थे। तो वो जब तक उसने ऐसे ग्रेनेड को निकालने की कोशिश करी, जब तक ग्रेनेड फट गया
और उसका ये पूरा सर यहां से उठ फट गया और वो बंदा हमारे ऊपर आकर के गिरा। तब एक मौका था मुझे, बोलते हैं ना कि जोश के साथ में होश रखना बहुत जरूरी है। अगर उस समय तक होश ना रखता तो मैं भी चला जाता। मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, दोनों हाथ बढ़ाए उसकी राइफल को उठाने के लिए, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई और वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया। ब्रस्ट फायरिंग का होना और उस ग्रेनेड का फटना कुछ ही सेकंडों के अंतराल था। तभी उनमें एकदम से खलबली मची कि बोला इनमें से कोई जिंदा है, लेकिन कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से हिंदुस्तान की दूसरी टुकड़ी आ गई है। और फिर वहां से वो भाग खड़े हुए। मैंने एक हाथ से पलटा खाया, कभी दूसरे पत्थर से, कभी तीसरे पत्थर से, कभी सिंगल राउंड फायर कर रहा था, कभी ब्रस्ट फायर कर रहा था। उनके 3 4 5 6 बंदे उनके खत्म हुए और उनको लगा कि वास्तव में नीचे से हिंदुस्तान की दूसरी टुकड़ी आ गई है और वहां से वो भाग खड़े। मैं 3 4 मीटर तक रेंगता हुआ आगे गया। जब आगे गया तो आगे जाकर के देखा उनके जो है टेंट लगे हुए थे वहां रहने के लिए, उनका लंगर चल रहा था, उनका वहां पर जो बड़े बड़े वेपन वहां से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। क्योंकि उस समय मुझे आगे जाना इतना उचित ना लगा, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही जुनून छाया हुआ था, एमएमजी पोस्ट को बचाना। मैं कहा अगर मेरे साथी जीवित रह गए तो यहां पर तो कोई भी तिरंगा लगा देगा, उन साथियों को बचाना बहुत जरूरी है। वापस मुड़ा और वापस मुड़ करके जब अपने उन साथियों के बीच से गुजर रहा था, तब मुझे लगा यार हो सकता है मेरा कोई साथी जीवित होगा मेरी तरह। दोस्तों उस समय मैं खुद चलने के लिए मजबूर था, खड़ा नहीं हो सकता था, हाथ मेरा खराब था, लेकिन जुनून उतना था कि अगर मेरा कोई साथी होता था उसको कंधे पे डाल करके नीचे ले आता मैं, इतना जुनून। आकर के देखा तो किसी साथी का पूरा सर फटा हुआ बाहर पड़ा था, किसी का पूरा सीना फटा हुआ बाहर पड़ा था। तब रोया मैं, बहुत देर बैठ करके रोया, बहुत देर रोता रहा। फिर अपने आप को संभाला कि हम इस काम को करने के लिए 25 चले, 25 में से 7 ऊपर आए और 7 में से मैं बचा हूं, तो मेरा भी ये फर्ज है कि खून का आखिरी कतरा अपने इस काम के लिए कुर्बान जरूर करूंगा। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, अगर निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से इस ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, मैं कहाँ से जाऊं, कैसे जाऊं। हड्डियां निकल गई थी यहाँ से, ये दर्द होने लगा, इसको ऐसे बांधने की कोशिश करा, लेकिन बॉडी के अंदर इतनी कंपन पैदा होगी कि मुझे से हाथ नहीं बंध पा रहा था। इसे पकड़ता था, कभी इधर चला जाता, कभी इधर। मैंने सोचा कट गया, इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। मैंने इसको झटका मारा, टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे डाला, बेल्ट में फंसाया, फिर सोचता रहा किस रास्ते से नीचे जाऊं। तभी एक आवाज सुनाई दी, बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तब मैंने उस बताई हुई आवाज से नीचे वाले रास्ते की तरफ चला गया और लुढ़कता हुआ जब काफी नीचे पहुंचा तो एकदम उसमें गड्ढा आ गया और एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ। तब मुझे लगा कि यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं। फिर मैंने नीचे की तरफ नजरें घुमाई और देखा कुछ मेरे साथी थे जो फायरिंग की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, उनको आवाज़ दिया यही है। वो साथी दौड़ करके आए, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। तो जो आप अभी फिल्मों के अंदर देखते हैं कि ड्रेस फटा हुआ, सेम कंडीशन थी, मेरा ड्रेस फटा हुआ था, चारों तरफ से खून ही खून था। तो साथी बोल रहे थे, बोला यार घबराना नहीं। उनको यकीन नहीं था कि ये जीवित रहेगा। मैंने लेकिन उनको ये आश्वासन दिया कि सर मुझे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इस पोस्ट को बचा लीजिए। तो इसकी सूचना ऊपर हमारे कमांडर को दिया। सीओ ने बोला इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। सर वहाँ से कोई स्ट्रेचर बैरल नहीं थी, तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे लेके आए। तो फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। इतना खून निकल गया था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था जब तक मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा साहब मुझे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा। बोला मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं साहब जय हिंद साहब, सर्दी लग रही है। तो उन्होंने जो उनका लिविंग टेंट था उसके अंदर मुझे लिटाया, 2-3 स्टोव जलवाए, तो शरीर के अंदर थोड़ी सी हीट आई। तो मैं उनके लिए पानी पीने के लिए मांगा, तो उन्होंने एकदम से गुस्से से बोला पानी नहीं मिलेगा। मैं कहा सर मेरे होंठ सूख रहे हैं, अभी मुझे बोला नहीं जाएगा, मुझे पानी पिला दो।
तो इतने में डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला ठीक है मैं पानी पिलाता हूँ। उन्होंने एक ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी शरीर के अंदर थोड़ी सी ताकत आई। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को कुछ बता सकता है? तो तब साहब ऊपर की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दिया। तो उन्होंने बोला कि कोई रिक्वायरमेंट जवान के लिए साहब रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ की? साहब अम्नेशन और सिर्फ फील्ड पट्टी की, खाने के लिए। तब मेरे पास में एक बिस्कुट का पैकेट था, आधा पैकेट था। 72 घंटे हमें हो चुके थे, 2 बंदे थे हम, और 2 बंदे ने 72 घंटे में आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था। सर भूख ही नहीं लगती, सिर्फ हमें अम्नेशन दे दो और फील्ड पट्टी दे दो, बाकी कुछ मत दो। ये चीज़ें बताई और फिर वहाँ से बताने के बाद में उसी रात को फिर दोबारा से हमला किया गया। वो तो दिन में ही भाग गए थे वहाँ से, और रात को हमला किया बिना कुछ कैजुअलिटी के। उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। मुझे वहाँ से पहले बेस हॉस्पिटल यहाँ पर श्रीनगर में भेजा गया। तो सीओ के पास तक तो मैं जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे ही बोलता हुआ आया। वहाँ फिर डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे 3 दिन बाद में होश आया, देखा कि ऊपर पंखा चल रहा है। तो तब मुझे पता चला कि मैं 92 बॉस हॉस्पिटल श्रीनगर में हूँ। और फिर मुझे वहाँ से रेफ़र करके दिल्ली भेजा गया, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भी भारतीय सेना के अंदर सेवारत हूँ। और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस योग शिविर के अंदर परम सिद्ध जो रामदेव जी का आशीर्वाद और आप लोगों का जो प्यार मुझे इस शिविर के अंदर मिला, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने जयदी साहब का, आचार्य जी का। इन्होंने जो है ये प्रोग्राम रखवाया। और अंत में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देश वो ताकतवर होता है जिसके नौजवान ताकतवर होते हैं। जिस देश की युवा शक्ति एक सही रास्ते की तरफ चली जाएगी, एक संकल्प ले लेंगे, तो हिंदुस्तान के इतिहास की धारा को मोड़ देंगे। आज मैं इस मंच के माध्यम से माता बहनों को भी कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के अंदर वो संस्कार पैदा करें, वो माहौल दें कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फौज के अंदर ही जाएं, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएं, वहाँ पर ईमानदारी, वफादारी, निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को अंजाम दें, तभी हमारा देश सुप्रीम पावर बनेगा। सुप्रीम पावर तभी बनेगा जब एक युवा हर क्षेत्र में जाकर के अपने राष्ट्र के प्रति काम करेगा, अपने आत्मीयता की लगाव से काम करेगा, अपनेपन की भावना जिसके अंदर जगह होगी, तब वो एक राष्ट्र, एक विशाल राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आएगा। और जो स्वामी जी की मुहिम है, उसके लिए हमारा पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व के नौजवान इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं। और ये मुहिम, क्योंकि हिंदुस्तान अपने लिए नहीं, यहाँ की संस्कृति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सिखाती है। तभी तो आज से नहीं, बहुत पहले से विश्वदेव कुटुंबकम, हम तो पूरे विश्व को एक कुटुंब के हिसाब से मानते हैं। जब इतनी संस्कृति, इतनी महान संस्कृति इस राष्ट्र की है, तो हम इस संस्कृति को क्यों नहीं अपनाते हैं? मैं युवा वर्ग से पूछना चाहूंगा, जब इस देश की संस्कृति इतनी विशाल संस्कृति है, इसकी परंपरा इतनी विशाल परंपरा है जिसको पूरा विश्व मानता है, तो हम क्यों नहीं मानते, हम क्यों नहीं अपनाते? हमें क्यों शर्म आती है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को अपनाने से? क्या हम इस राष्ट्र के नहीं हैं? हम इसी राष्ट्र के हैं। हम ऐसे राष्ट्र के हैं जहां पर एक युवा और युवतियों ने भी, वीर और वीरांगनाओं ने भी
अपने खून का आखिरी कतरा तक इस मिट्टी के अंदर बहाया है, तब जाकर के इस राष्ट्र को ये आज का दिन देखने के लिए मिला है। तो जो उन्होंने हमें परंपरा दी है, आज हमें उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करना है और उन्हीं परंपराओं, उन संस्कृति के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। योग साधना के माध्यम से हम अपने शरीर, अपने इंद्रियों के ऊपर जो काबू करते हैं, जो हमें पुरुषार्थ हासिल होता है, उस पुरुषार्थ का राष्ट्र निर्माण के अंदर वो चीज लगनी चाहिए। तब उस पुरुषार्थ का कहीं इस देश को फायदा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आखिर में एक कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने कर्मों को और अपने पराक्रम को दूसरों को करने के लिए, कहने के लिए करते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। कि अंत में एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। तो भाई योगेंद्र यादव जी का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिस समय ये कारगिल के युद्ध में लड़ रहा था, उस समय 2 महीने की इसकी शादी को हुए थे। 2 महीने की शादी, ना घर वाले याद ना घर वाले याद, केवल वतन के लिए एक जज्बा था। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है और उसी का जो 2 अंतरा बोला था वो उसी गीत को झूमते हुए गाते हैं। आज भाई को आप, क्योंकि कल सुबह इनको ड्यूटी करनी है, मोटरसाइकिल पर यहां तक चल करके आए हैं। एक बार इनको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए हम विदाई देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप भी गाइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की